नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम अपनी इस वीडियो में जो हमारा भारतीय संविधान का भाग नंबर 3 है उस पे चर्चा करेंगे। और इसमें हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने समता के अधिकार के बारे में चर्चा की है। कौन से संविधान के तहत इनको ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। इसमें हमने जाना था कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इनको जोड़ा गया था। इसमें से एक आपका जो संपत्ति का अधिकार था उसको निरस्त किया गया था। इसके अंदर 44वें संविधान संशोधन के तहत अधिकारों से संबंधित हमने एक वीडियो डाली थी। आज हम इस वीडियो में अपने जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके विभिन्न जो आर्टिकल हैं उन सब पर चर्चा करेंगे। तो बारी बारी से इन पर चर्चा करेंगे। देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 19 में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 19 जो इसके अंतर्गत वर्तमान समय में हमें कितने अधिकार दिए गए हैं, हमें दिए गए हैं इसके अंदर 6 स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। मूल संविधान की बात करें तो इसमें कितने अधिकार दिए गए थे, हमें 7 अधिकार दिए गए थे। यदि हम बात करें तो कौन सा अधिकार हमें नहीं दी, यहाँ से निरस्त किया गया है, वो आपका अभी हम डिस्कस करेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको। तो एक एक बारी बारी से डिस्कस करते हैं। आर्टिकल नंबर 19A ये क्या बताता है। 19A के अंदर हमें बोलने की स्वतंत्रता, यानी हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसके अंदर दी गई है। विचारों की अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता हमें दी गई है। यहीं पर इसी के तहत हमें आरटीआई की जो स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति या आरटीआई लगाने की जो हमें अधिकार है वो भी इसी के तहत मिला हुआ है हमें, जो 19A है इसके तहत। 19B में क्या दिया गया है, सभा करने की स्वतंत्रता, यानी सभा हम किस प्रकार से करेंगे, शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के इकट्ठा होने, सभा करने या सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता हमें ये 19B के तहत दी गई है। वहीं पर 19C की बात करें, C4 क्या होता है, C4 कंस्ट्रक्शन। तो हम क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपना संगठन बना सकते हैं। आपको अच्छे से याद होगा कि किस प्रकार से अन्ना हजारे जी और उन्हीं के साथ केजरीवाल, जो सिसोदिया, मनीष सिसोदिया जी, इन्होंने मिलकर के किस प्रकार से जंतर मंतर पर धरना दिया था। और उसके बाद इन्होंने फिर एक अपने आम आदमी नाम से एक पार्टी बनाई थी, जो कि आपने देखा दिल्ली के अंदर किस प्रकार से उन्होंने सत्ता को हासिल किया है। और ठीक अभी इलेक्शन के दौरान आपने पंजाब में देखा कि आम आदमी पार्टी की वहाँ पर सरकार बनी है। तो यानी कोई भी व्यक्ति संघ बना सकता है, यानी संगठन बनाने की उसको आज़ादी है। किसके तहत, 19C के तहत। वहीं पर यदि हम बात करें 19D, D4 का मतलब डिपार्चर, यानी हमें देश के अंदर कहीं पर भी आवागमन करने की स्वतंत्रता हमें किसके तहत दी गई है, 19D के तहत दी गई है। हम देश के किसी भी भूभाग में हम आ जा सकते हैं, यह हमें 19D के तहत दिया गया है। वहीं पर यदि बात करें हम E की, 19E में क्या दिया गया है, इसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में निवास करने, बसने की स्वतंत्रता है। यानी हम किसी भी देश में, अपने देश के किसी भी कोने में जा कर के आवास अपना बना सकते हैं, रह सकते हैं। इससे पहले क्या था, देखिए 2019 से पहले धारा 370 लगी हुई थी जम्मू कश्मीर के अंदर। वहाँ पर भारत का कोई नागरिक जो है जाकर के अपना मकान नहीं बना सकता था। लेकिन 2019 के बाद वहाँ पर भी ये जो विशेष एक प्रावधान किया गया था जम्मू कश्मीर के लिए, वो समाप्त किया गया है। और अब वहाँ पर भी कोई भी भारत का नागरिक जो है ज़मीन खरीद सकता है, रह सकता है। यानी समान रूप से कानून जो है अब संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर लागू होते हैं। ये जो हम बता रहे थे कि हमारा जो 7वां जो एक मूल संविधान के अंतर्गत था वो क्या समाप्त हो गया, ये अपना जो संपत्ति का अधिकार था ये समाप्त किया गया है। यानी F का मतलब फॉल्स होता है। यहाँ पर आप इसको ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं। F जो पार्ट है ये फॉल्स, ये यहाँ पर गलत हो गया आपका। यानी ये संपत्ति का जो अधिकार था इसको निरस्त किया गया है यहाँ से। और इसको कहाँ पर रखा गया है, इसको 300A के तहत क्या बना दिया गया है, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्योंकि सरकार को जब भी कोई जो जनहित के लिए कोई कार्य करना होता है और जब किसी किसान की या किसी अन्य की ज़मीन को लेना होता है, तो ये हमारा क्योंकि मौलिक अधिकार था, इसके तहत सरकारें जो है ज़मीन को ले नहीं सकती थी मुआवजे के आधार पर। तो इसलिए इसको किस में रखा गया, कानूनी, इसको अधिकार के क्षेत्र से निकाल करके इसको कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। यानी 300A के तहत इसको जो है संविधान के अंदर समाहित किया गया है। वहीं पर 19G की बात करें तो इसमें व्यापार करने की स्वतंत्रता है। यानी हमें बोलने की स्वतंत्रता मिल गई, आरटीआई की स्वतंत्रता मिल गई, सभा करने की मिल गई है, संगठन बनाने की मिल गई है। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें कहीं आ जा सकते हैं, कहीं जाएंगे, वहाँ पर अपने
पालन पोषण करने के लिए, अपना रोजगार चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें व्यापार करना पड़ेगा। तो किसी भी क्षेत्र में जाने के बाद हमें व्यापार की स्वतंत्रता भी इसके तहत मिली हुई है। ये था अपना आर्टिकल नंबर 19, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो 7 मूलभूत जो अपने अनुच्छेद थे, उनमें से 19F जो पार्ट था, इसको किस प्रकार से कट किया गया है उसके बारे में भी हमने जाना। अब हम जानते हैं अगला जो आर्टिकल नंबर है अपना 20, उसमें क्या कुछ बताया गया है। देखिए अनुच्छेद 20 के अंतर्गत क्या दिया गया है, दोष सिद्धि के संबंध में प्रावधान किया गया है। यानी जब किसी भारतीय नागरिक को अपराधों के लिए सज़ा दी जाती है तो वो सज़ा का क्या प्रावधान किया गया है, दोष सिद्धि के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं, तो उनके संबंध में जान लेते हैं। देखिए इसके अंतर्गत देखें तो 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। वो 3 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है, देखिए एक अपराध के लिए एक सज़ा, यानी एक अपराध के लिए एक सज़ा का मतलब क्या है कि मान लीजिए व्यक्ति ने अपराध किया, उस अपराध के लिए एक सज़ा मिलेगी, ये नहीं कि उसी अपराध के लिए उसको बार बार सज़ा मिलती रहेगी। अपराध करते समय दूसरा पॉइंट क्या दिया गया इसके अंदर, अपराध करते समय जो कानून है उसी कानून के तहत उसको व्यक्ति को सज़ा मिलेगी। यानी अपराधी को केवल तत्कालीन जो उस समय कानूनी उपबंध है उसी उपबंध के तहत उसको सज़ा मिलेगी, न कि कानून मान लीजिए समय के बाद समय बदलने पर कानून में कठोरता आ जाती है, उसके तहत जो है कानून उसी के तहत सज़ा देगा जब उसने अपराध किया था, उस समय जो प्रावधान था। तीसरा क्या दिया गया है, कोर्ट के अंदर या न्यायालय के अंदर किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। ये 3 प्रकार के जो प्रमुख जो प्रावधान किए गए हैं दोष सिद्धि के संबंध में, ये सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के लिए। जब उसको सज़ा होती है तो उस सज़ा को कैसे टाला जा सकता है, किस प्रकार से उसके बारे में ये डिस्कस है, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। यहीं पर यदि हम बात करें अपना आर्टिकल नंबर 21 यानी आर्टिकल नंबर 21 के बारे में बात करें तो इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है इसके अंतर्गत क्या किया गया है, सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार है। यानी कानून के अंतर्गत रहते हुए उनको जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति से जीवन जीने के अधिकार को छीना नहीं जा सकता। कैसे नहीं छीना जा सकता, इसके तहत क्या है कि किसी भी भारतीय नागरिक को कानून द्वारा निर्मित प्रक्रिया है, केवल उसके तहत उसके जीवन से उसको वंचित किया जा सकता है। क्योंकि देखिए किसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको मौत की सज़ा भी होती है, उसको फांसी की सज़ा भी होती है। तो ये कुछ क्या है, ये कानूनी प्रावधान है, लेकिन इनके अलावा किसी व्यक्ति के जीवन जीने का जो अधिकार है उसको छीना नहीं जा सकता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए क्या किया था भारतीय सरकार ने, इस अधिकार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या दिया, देखिए यहाँ पर मैं कुछ आपको एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से सुने। 2014 के अंदर क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पर एक आदेश दिया। क्या दिया गया कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त जो शब्द जीवन है, जो जीवन शब्द का प्रयोग किया गया है इस आर्टिकल 21 के तहत, इसमें जीवन को विस्तारित करते हुए जानवरों के जीवन को भी, यानी जानवरों के जो जीवन है, जानवरों का जीवन भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। आर्टिकल नंबर 21 के तहत इसको विस्तारित कर दिया गया है। यानी कि जानवरों को जीने का अधिकार भी है। जानवरों की जो बलि दी जाती थी, यदि उनका कोई बलि देता है या गैर कानूनी तरीके से उनको मारता है तो उसको भी सज़ा हो सकती है इनके तहत। वहीं पर यदि हम बात करें आर्टिकल नंबर 21 के और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, आर्टिकल 21 के अंदर अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है, शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये कब किया गया था, 2002 के अंदर 86वां संविधान संशोधन था। इसमें क्या किया गया है, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं, समस्त बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जोड़ा गया है। ये किसके तहत, आर्टिकल 21A के तहत, आर्टिकल 21A के तहत जो है ये प्रावधान जोड़ा गया है। यानी शिक्षा जो है, जो कंपलसरी
एजुकेशन जो दी गई है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए ये राज्य का क्या है, एक अधिकार है, राज्य का ये कर्तव्य है कि वो इन बच्चों को जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है वो मुहैया कराएंगे। अब आगे देखते हैं इसमें क्या कुछ प्रावधान किया गया है। इससे आगे अनुच्छेद 22 को देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी गिरफ्तारी से संरक्षण किस प्रकार से दिया गया है। इसके अंतर्गत अपराध के बाद और अपराध से पूर्व, यहाँ पर दो बातें हम जानेंगे। एक तो होता है अपराध के बाद, एक होता है अपराध के पहले। तो पहले हम जान लेते हैं अपराध के बाद कैसे। इसको दंडात्मक निरोध कहते हैं, यानी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको क्या क्या प्रावधान है। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। सबसे पहली बात क्या है, इसमें कुछ स्थितियां ऐसी हैं भारतीय नागरिकों को जो कि निरोध हैं गिरफ्तारी के खिलाफ, उसको संरक्षण प्रदान करती हैं कि किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से हिरासत में लिया गया है। मान लीजिए मनमाने तरीके से पुलिस ने उसको हिरासत में लिया, तो उसको कारण बताना पड़ेगा कि आपको हिरासत में क्यों लिया जा रहा है, कारण बताना होगा। हिरासत में लिया है तो कारण भी बताया, तो लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर दंड अधिकारी के पास, जो नज़दीकी दंड अधिकारी है उसके पास पेश करना होगा। इसमें जो जहाँ से उसको गिरफ्तार किया गया है वहाँ से आने जाने का जो समय है वो इसमें काउंट नहीं होगा। उसके बाद जो 24 घंटे का जो समय है वो इसमें काउंट होगा। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसको अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का भी अधिकार है। यानी हिरासत में जो व्यक्ति लिया गया है उसको अपने अधिवक्ता से सलाह लेने का पूर्ण अधिकार है कि वो कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाने से पूर्व वो अपने मनपसंद के वकील से सलाह कर सकता है कि मुझे इस प्रकार से गिरफ्तार किया गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो अपने पसंद के वकील से क्या कर सकता है, सलाह मशविरा कर सकता है। अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो अपराध के पहले क्या कुछ प्रावधान है, इसको और देख लेते हैं। क्या है देखिए, निवारक निरोध बोलते हैं इसको, निवारक निरोध। इसका मतलब क्या होता है, इसमें देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 22, इसके कुछ पार्ट हैं अनुच्छेद के, भाग नंबर 3 है, 4 है और साथ में इसका 6 है। इसके अंदर क्या किया गया है, कुछ प्रावधान किए गए हैं निवारक निरोध, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन बोला जाता है इसको। इसके तहत क्या किया जाता है कि किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले गिरफ्तार किया जाता है। अपराध करने से पहले ही इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों किया जाता है, गिरफ्तारी का उद्देश्य क्या होता है, इसमें क्या है कि निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं है। इसके तहत व्यक्ति को दंड देना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को अपराध करने से रोकना होता है। ऐसा क्यों किया जाता है, यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से ये आपका प्रावधान हो सकता है, इस प्रकार से किया गया हो। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन जब गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने के लिए इसमें क्या क्या प्रावधान देखिए, बिना वारंट दिखाए उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको वारंट दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बिना दंड अधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है, 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक अराइज होता है कि 3 महीने तक भी मान लीजिए सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती है, तब क्या किया जाए। तो ऐसे में सरकार ऐसे व्यक्ति को 3 महीने तक अभिरक्षा में रखने के बाद यदि उसको और अधिक समय तक रखना चाहती है तो उसके लिए एक सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ेगा, एक सलाहकार बोर्ड का गठन करना पड़ेगा। और जो सलाहकार बोर्ड है उसके तहत जो भी निर्णय लिया जाता है उस निर्णय के तहत उस व्यक्ति को आगे बढ़ाई जा सकती है उसकी सजा। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन यानी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र अवसर भी इसके तहत दिया जाना चाहिए। ये भी प्रावधान इसके तहत किया गया है। तो ये था अपना अनुच्छेद नंबर 22, गिरफ्तारी से किस प्रकार से संरक्षण है। यहाँ पर हमने जाना कि अपराध के बाद और अपराध से पहले किस प्रकार से इनको गिरफ्तार किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये देखिए। जब 2019 के अंदर
जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का प्रावधान किया गया था, तो उस समय वहाँ के जो स्थानीय नेता लोग थे उनको जो है नज़रबंद किया गया था, क्योंकि वहाँ पर ये भय था कि ये लोग जनता को भड़का सकते हैं, भड़काऊ भाषण दे सकते हैं, जिससे कि इनको डिटेंटिव किया गया था। इनको सज़ा के तहत नहीं, बल्कि जहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनको इस प्रकार का ये कदम उठाया गया था। धारा 370 हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से, उस दौरान की बात थी। तो ये थी आज की अपनी वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ नए अपना जो आर्टिकल नंबर आपका 23, 24, 25, 26 उन सभी पे चर्चा करेंगे। और फिर एक अपना जो संविधान का भाग नंबर 4 है, जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, उनसे संबंधित हम एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।